Hello everyone, welcome to Vyas IAS, and this is the video where I'm not going to tell you the strategy. Although I actually don't want to make this video, but because of the request of many of the students in both online and offline mode, मुझे ये video बनानी पड़ रही है, जिसमें of course I'm not giving the title strategy, but it will be more about ki how to plan your next 1 month for the EPFO examination. Since you must be aware that your examination is on 30th of November, so my advice to all for the next 30 days will be discussed here. अगले 30 दिन में आपको क्या करना है, कैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या क्या करना है, that is what I'm going to tell you here. Many of the students were asking, right? अब देखिए स्ट्रैटेजी बनाना बहुत डिफिकल्ट है, considering the fact that you have a limited time and considering the fact that you will be, considering this strategy as the final strategy. क्योंकि आप लोगों ने अब तक सारी स्ट्रैटेजीज मेरी फॉलो करी है, चाहे स्टडी प्लान के थ्रू करी हो या फिर मेरी 75 डेज 55 डेज एंड 25 डेज वाली कर रहे हो. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और आई कैन से इट्स अ वेरी लाइक क्रूशल टास्क फॉर मी, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाना मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना मेरे को आपको एग्जाम देना है, राइट? सो या विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड एडवाइज everyone that ये video is basically designed for 3 type of people who are beginner, who is again a beginner. Of course I shouldn't say this that abhi koi beginner ho, but of course I have got lot of calls, and of course in offline mode I have met some students who are still a beginner, who thinks that they are a beginner, and there are some students also who have like good background in GS subjects. मैं कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं स्टेट PCS वगैरह के एग्जामिनेशन से फ्री होके अब EPFO को टारगेट कर रहे हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल चैम्पियन हो गए हैं. दैट मीन्स कि उन्होंने अपनी तैयारी कंप्लीट कर चुकी है. नाउ दे वांट कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि अब अगले महीने क्या करें. ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है मैं किसके लिए स्ट्रैटेजी दे रही हूँ. सबसे पहले जिन्होंने सब कर लिया है मैं उनको बता के इस वीडियो से ख़त्म करना चाहती हूँ. मैं नहीं चाहती कि वो लंबी वीडियो देखे इस वेट में कि मैम कब तक बताएगी. आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम. सो आई वुड एडवाइज to all those who have completed their EPFO subjects, EPFO syllabus, 16 के 16 सब्जेक्ट्स अगर आपने कर लिए हैं तो सबसे पहली चीज़ आप अपने आप के लिए तालियां बजाइए. क्रेडिट अप्लॉस फॉर यू, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया है. मैंने पहले भी बोला था कि नवंबर में आपको रिविजन करनी है, राइट? नवंबर आने वाला है. सो अब आप लोग को क्या करना है, अब आप लोग को मैक्सिमम ये कोशिश करो कि आप प्रैक्टिस करें. बट ये ध्यान रखना ऐसा ना हो कि आप ये सोचो कि यार अब मैंने सब पढ़ लिया है तो मैं दिन में 3 से 4 घंटे ही दूंगा. नो, दीजिए प्लीज़. इट इज़ मस्ट कि आप अभी भी 8 घंटे अगर दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा होगा, आपकी रैंक आएगी. तो 8 घंटे आप दीजिए, ठीक है. बहुत बच्चे कहेंगे मैम 8 घंटे में क्या करेंगे. देखिए 8 घंटे में जब करने बैठोगे तब पता होता है कि बहुत कुछ है करने को. कहाँ कहाँ पे अपने छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया. जिन्होंने कर लिया उनके पास तो टाइम है, वो छोटी छोटी चीज़ों पे अब ध्यान दे सकते हैं. बट जिन्होंने नहीं किया, डरना नहीं है. आप लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी आप मैनेज कर सकते हैं. बट आप लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ मिनिमम 8 आवर्स आप दे दीजिए, जिसमें आपको क्या करने हैं. ऑफकोर्स PYQs, जितने भी PYQs हैं इसी के ऑफकोर्स EPFO के, EO के हो या APFC के, वो प्रैक्टिस करिए. जब आपको लगे कि अपने EO और APFC के कर लिए, आप ALC के उठा सकते हैं, ठीक है. आप और PYQs कर सकते हैं GS वगैरह के लिए, UPSC के, CSC के, CAPF के, CDS के, GS वाले पोर्शन के लिए, ठीक है. तो सारे तरीके के PYQs करिए, मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए, आपको समझ आ जाएगा कि आपने कहाँ गलती करी है. देन इसके बाद आप लोग को पता है हमने प्रैक्टिस बैंक के क्वेश्चंस दिए हैं, राइट? प्रैक्टिस बैंक दिया है हर सब्जेक्ट्स के लिए. ऑलमोस्ट 8000 प्लस MCQ क्वेश्चंस है, विच इज़ अगेन 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 अ लॉट. अ लॉट मीन्स कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें कवर हैं. अगर आप वो करते हैं सो इट वुड ऑफ कोर्स हेल्प यू, राइट? ये चीज़ें आप कर लेंगे इस महीने. एंड नॉट टू फॉरगेट टेस्ट सीरीज. वाई आई एम सेइंग कि टेस्ट सीरीज भी करनी है इन दोनों चीज़ के बाद भी, बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कि उनको प्रैक्टिस नहीं होती है OMR शीट की, एंड वो यूजुअली गलत फिल कर देते हैं. तो टेस्ट सीरीज आपके लिए 2 चीज़ों का काम करेगा कि टाइम पे पेपर कंप्लीट होएगा और OMR शीट की प्रैक्टिस होएगी. यहाँ पे तो आप नॉर्मली हो सकता है टिक करके छोड़ दें, बट वहाँ पे आप प्रैक्टिस करिए OMR शीट के साथ और टाइम पीरियड के साथ.
ऑफलाइन में भी हम लोग जो टेस्ट कंडक्ट कराते हैं वो प्रॉपर OMR शीट में होता है, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी होते हैं, बट अब फुल लेंथ टेस्ट का ही टाइम है, राइट? तो वो भी हम लोग कराते हैं और प्रॉपर टाइम फ्रेम में ही होता है। कोशिश करिए मॉर्निंग आवर्स में आप अपना टेस्ट दीजिए 9:30 to 11:30, दैट वुड बी मोस्ट बेनिफिट फॉर यू ऑल, बेनिफिशियल, बिकॉज यही टाइम आपका रियल एग्जामिनेशन का रहेगा। सो दिस वॉज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने भी कर लिया है सिलेबस, ठीक है? ये सब कर लिया हो तो वेल एंड गुड, 16 के 16 सब्जेक्ट्स कर लिए हो तो कर लो। और अगर कोई ऐसा भी है जिसने 10-12 सब्जेक्ट्स कर लिए, 2-3 रह गए हैं छोटे छोटे, तो पहले आप अपने प्लीज सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लीजिए और साथ में डेली एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस क्वेश्चन या फिर PYQ भी करते रहिए, ठीक है? सो दिस वॉज फॉर द पीपल who have completed their syllabus. Now talking about the people who are very much beginner, क्योंकि मैंने देखा है अभी भी बहुत लोग बिगनर हैं, बहुत लोग बिगनर हैं जो अभी भी तैयारी अपनी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो बिगनर के लिए क्या करना है? सबसे पहली चीज़ तो ये है, बिगनर्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि यार 8 से 10 घंटे प्लीज़ दे दीजिएगा। अगर आप 8 से 10 घंटे नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आप बिगनर हैं, मैं ये नहीं कह रही अगर आपने स्टेट PCs दिए तो आप 8 से 10 घंटे दीजिए, ठीक है? तब आप थोड़ा बहुत कम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप बिगिनर है और BPO को टारगेट कर रहे हैं तो यार प्लीज़ इतनी तो मेहरबानी कर दीजिएगा इस एग्ज़ाम के ऊपर कि आप 8 घंटे मिनिमम दे पाएँ। एंड 8 घंटे का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती हम किताब खोल के बैठे हैं। ऑफकोर्स सी बात है, आपकी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी है, ठीक है? तो 8 से 10 घंटे दीजिए। आपको पता होगा आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है, हर बच्चे का कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी होता है। अब अगर कोई ऐसा हो कि मैम मेरे तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सब वीक है और मैं टाइम भी नहीं दे सकता और मैं बिगनर भी हूँ, तो यार मैं तो यही बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई फॉर द नेक्स्ट ईयर। दिस ईयर इट वुड बी डिफिकल्ट बट आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? डर के आगे जीते। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स एंड वीक सब्जेक्ट्स, आपको जो भी अपने सब्जेक्ट्स वीक लगे, देखिए हर स्टूडेंट्स के लिए अपने वीक सब्जेक्ट्स अलग होते हैं, स्ट्रॉन्ग अलग होते हैं। मैं किसी एक के लिए एक स्ट्रैटेजी इस मोमेंट पे नहीं बोल सकती, बट आई वुड से वट एवर इज योर सब्जेक्ट विच इज़ वीक, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए। एंड वट एवर यू फील कि आपका स्ट्रॉन्ग है या ठीक ठाक आप समझ लेते हो, मैनेज हो जाता है, उसमें आप थोड़ा कम टाइम दीजिए, बट दीजिए सबको। 8 से 10 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो अपने वीक सब्जेक्ट्स को दीजिए 5 से 6 घंटे, बाकी आप स्ट्रॉन्ग में देंगे तो इट्स मैनेजेबल। सब्जेक्ट्स की लिस्ट मैं 1000 बार बता चुकी हूँ, मेरे को तो इवन रट भी गए हैं। टोटल 16 के 16 सब्जेक्ट्स कैसे कैसे प्रायोरिटाइज करना है मैं एक बार और बता देती हूँ, कई बच्चे होंगे जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है? इंडस्ट्रियल रिलेशन के साथ स्टार्ट करिए, मूव टूवर्ड्स लेबर लॉ, मूव टूवर्ड लेबर लॉ, देन अकाउंटेंसी, राइट, नॉट ऑडिटिंग, नेक्स्ट विल बी कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर एक लो हैंगिंग फ्रूट है, कंप्यूटर मुश्किल भी नहीं है, इजी भी नहीं है, टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं है, कंप्यूटर कर लेना यार। कंप्यूटर के क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं और इजी लेवल के आते हैं, इतने मुश्किल नहीं आते हैं, ठीक है? सो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी एंड कंप्यूटर, दिस इज हाउ यू हैव टू प्रायोरिटाइज। IR खत्म करते ही लेबर लॉ खत्म करते ही अकाउंटेंसी एंड देन कंप्यूटर, ठीक है? उसके अलावा क्वांट्स यानी कि मैथ्स वाला सेक्शन, मैथ्स वाला सेक्शन स्टार्ट करिए। साथ में 8 घंटे पढ़ना है ना यार, 8 घंटे भी माने, अगर 10 घंटे भी माने, अगर आप 5 घंटे या 4 घंटे भी इनमें दे रहे हैं तो बाकी का 4 घंटे आपको इन 2 सेक्शंस को देने हैं, सेक्शन नंबर B और सेक्शन नंबर C जो मैं अभी बताने वाली हूँ। दिस इज सेक्शन A, ठीक है? पूरे 8 से 10 घंटे को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, सेक्शन A, B एंड C। दिस इज A, इसको ज़्यादा टाइम देना है क्योंकि ये नए सब्जेक्ट्स हैं। 5 घंटे दो, 6 घंटे दो, 4 घंटे दो अकॉर्डिंगली, ठीक है? क्वांट्स की मैं बात करूँ, क्वांट्स के बाद आप करेंगे, यूजुअली मैं रीजनिंग बोलती हूँ बट रीजनिंग से पहले आप इंग्लिश करिएगा, इंग्लिश लो हैंगिंग फ्रूट है, इंग्लिश करिएगा प्लीज़ एंड प्लीज़। उसके बाद अब किसी को रीजनिंग करनी हो रीजनिंग कर लो, साइंस करनी हो साइंस कर लो। अब इसमें भी मैं यही बोलूँगी, बहुत बच्चे ऐसे हैं मेरे जैसे शायद से जो कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे और उनको साइंस नहीं पसंद, तो यार देखो लास्ट मोमेंट पे परेशान मत हो कि साइंस पढ़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं, साइंस मत करो बट ये 3 सेक्शंस कर लो, ठीक है? अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं है, थोड़ा सा मैथ्स कर लो पर बाकी 3 चीज़ें कर लो, समझ रहे हो? तो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटाइज कर लो कि आपको उनमें से रैंकिंग अपने हिसाब से चेंज कर लो, बट मेरी रैंकिंग ये रहेगी कि क्वांट्स को पहले चूज करो, फिर इंग्लिश को, फिर रीजनिंग को, फिर आपका साइंस को। बट अगर आपको लगता है कि आपका साइंस बैकग्राउंड है तो वेरी गुड, साइंस को पहले कर लो क्योंकि साइंस के अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे, ठीक है? फिर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश कर लो, वट एवर इज योर प्रेफरेंस, बट दीज 4 शुड बी कंसिडर्ड एज 1 सेक्शन,
देन इसके बाद हमारा आ जाता है जीएस वाला पोर्शन। जीएस वाले पोर्शन में क्योंकि मैंने देखा है पॉलिटी यूजुअली लोगों को फेवरेट लगती है, सो स्टार्ट विथ पॉलिटी। पॉलिटी के बाद हमारी आ जाती है, पॉलिटी के बाद आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री एंड देन माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए द रीजन बिहाइंड सेइंग माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एंड नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स, आप देखेंगे मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला है। देखिए मैंने क्योंकि इकोनॉमिक्स इज माई सब्जेक्ट एंड आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स इन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस, सो व्हाट आई हैव कंसीडर्ड इज कि इकोनॉमिक्स इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट. It includes your Indian economics, it includes your public economics, it includes your international economics, development economics, right? And of course, micro and macroeconomics. So considering the time factor and considering the ROI, मैक्रो पढ़ना डिफिकल्ट है क्योंकि मैक्रो में काफ़ी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो यूजुअली बच्चों को डिफिकल्टी आती है याद करने में. अगर आप उनमें से हो जब को इनको इकोनॉमिक्स टफ लगती है तो प्लीज़ गो विद द माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, कि अगर माइक्रो के 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ. आई होप आप लोगों ने मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के नोट्स देखे होंगे. दैट इज़ हार्डली 20-25 पेजेस, हार्डली आई एम सेइंग. उसमें जितने भी क्वेश्चंस माइक्रो के आएंगे उसमें से ही बन सकते हैं और उतने ही PYQ जितने भी आए उसमें से ही हैं, तो वो इनफ है. 25 पेज 20 पेज जो भी है वो करेंगे तो मोर देन इनफ है. अगर उससे 2 क्वेश्चन भी आ गए 3 क्वेश्चन भी आ गए तो आई थिंक दैट इज गिविंग यू मोर ROI. तो पहले मैं हमेशा मैक्रो बोल रही थी बट अभी टाइम फैक्टर को कंसीडर करके यू हैव टू डू माइक्रो इकोनॉमिक्स. क्लियर? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बाद अगर आपको लगे कि मुझे इकोनॉमिक्स पसंद है, अगर आप में से किसी को लगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मी, तो आप मैक्रो भी इसके बाद कर सकते हैं. बट माइक्रो को पहले रैंक कर लीजिए और फिर भी लगेगी यार अब टाइम कम है तो कोई बात नहीं, मत करो, करेंगे इसका भी कुछ PYQs कर लेंगे, बट माइक्रो करके फिर आप रुक सकते हैं. फिर आप सेक्शन D जो कि मिसलीनियस है. मिसलीनियस क्यों है? क्योंकि टाइम बचा तो करेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं. मिसलीनियस है. स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के बाद वी हैव ऑडिटिंग एंड देन वी हैव इंश्योरेंस. ठीक है. देखिए स्टैटिस्टिक्स का यूजुअली पिछले 2 साल से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पिछले 2 बार से, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार क्वेश्चंस आ सकते हैं. अगेन स्टैटिस्टिक्स में मैंने बहुत छोटे से नोट्स दिए, बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं. दैट इज मोर देन इनफ. स्टैटिस्टिक्स का इतना सा पोर्शन कर लोगे, अगर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आप लोग कर सकते हैं मैनेज. ठीक है. सो स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं. ऑडिटिंग इंश्योरेंस से हो सकता है कि 5 क्वेश्चन मिला के आए, 6 क्वेश्चन आए, कम आते हैं पर नोट्स भी इनके छोटे होते हैं. इनके अगर आप वीडियोस वगैरह देख के भी करते हैं तो 4-4 घंटे में आराम से हो जाता है. छोटा है. अगेन ROI की बात है. अगर आपको लग रहा है इनमें से कोई ऐसे सब्जेक्ट्स जो आपसे नहीं हो पाते हैं, कहीं ना कहीं देखो सेक्शन A को मत बोलना, सेक्शन A पूरा करना है, बट इनमें से अगर आपको लग रहा है कि कोई भी थोड़ा बहुत आपका वीक है या ढीला है तो इनको कर लेना थोड़ा, तो मैनेज हो जाएगा कि चलो एक चीज़ कम कर ली तो दूसरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कर लिया जो बाकी लोग नहीं करते हैं. So statistics, auditing and insurance is section D, which is optional, miscellaneous, but again important, right? So ये तो थी एक चीज़. अब ये सब भी हो गया मैम, टाइम बच गया. वैसे तो ऐसा होने नहीं वाला है मेरे एक्सपीरियंस से, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप करेंगे, PYQs भी करेंगे, तो इतने में ही आपके 30 दिन हो जाएंगे. बट स्टिल अगर आप में से कोई कर पा रहा है, ये सारा कर चुका है, हो गया है, 10 घंटे से ज़्यादा भी दिए हैं, सोए कम है, चैटिंग वगैरह कम करिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड, हो अच्छी बात है. ठीक है. मैं डरा नहीं रही हूँ, मैनेज हो सकता है. मैं वही बोल रही हूँ, सबके स्केड्यूल अलग होता है, सबकी रिटेनिंग पावर अलग होती है, सब अपने हिसाब से टाइम देते हैं. आई एम सेइंग मैनेजेबल है बट कंसिस्टेंसी के साथ ही मैनेजेबल है. 30 दिन आप फिर ये मत सोचिएगा कि मैं एक दिन का गैप भी लूँगा. देखिए गैप लेना एग्जाम से एक दिन पहले का, 30 को पेपर है तो 29 को जरूर रिलैक्स कर लेना, बट उससे पहले रिलैक्स करने का अगर आप सोच रहे हो, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट यू आर अ बिगनर, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. बट डरना नहीं है. अगेन चीज़ें हो ही जा सकती है बट तरीके से की जाए तो. सो मैं यही बता रही थी कि अगर हो भी जाए तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचते हैं, जैसे सोशल स्कीम्स हो गई आपकी. ठीक है. वैसे तो सोशल स्कीम्स जो है उसमें आपकी ये MW, मैटरनिटी और वेजेस एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, वेजेस एक्ट वगैरह भी आते हैं, वो हम लोग लेबर लॉ में ही कर चुकेंगे, तो उतना भी कर लोगे तो मोर देन इनफ है. नीड नहीं पड़ेगी सोशल सिक्योरिटी अलग से योजना वगैरह पढ़ने की, बट फिर भी अगर आपको लगता है पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई बात नहीं. ठीक है. इसके अलावा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स बचता है और आपका एंशिएंट एंड मेडिवल बचता है, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर. तो टाइम बचे तो प्लीज़ उस पर भी आप फोकस कर लीजिएगा. ठीक है.
ये तो हुई उन लोगों की बात जो बिल्कुल बिगनर है। अच्छा, इसमें ये भी बता देती हूँ कितने कितने दिन आपको देने हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन में देखिए 2 दिन आराम से हो जाता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 दिन, किसी को 3 दिन लग जाए तो कोई बात नहीं, डरो मत, 3 दिन में कर लो, बट प्लीज़ 2 से 3 दिन ही लेना, ज़्यादा मत लेना, ठीक है? 2 से 3 दिन मैक्स लेना। लेबर लॉ में टाइम लगेगा, किसी को 5 दिन भी लग सकते हैं, किसी को 4 दिन भी, किसी को 6 दिन भी, बट मैक्सिमम मतलब मैं ये बोलूँगी 5 दिन लेके चलिए, 6 दिन में भी होता है तो कोई बात नहीं। अकाउंटेंसी अगेन, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आई थिंक 2 से 3 दिन में कर लोगे, बट अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो यार 5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि अकाउंट्स में PYQs भी आप करेंगे, साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे और थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा। 5 से 6 दिन में आराम से हो जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है अकाउंट सब्जेक्ट, ठीक है? डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बच्चे डरते हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है कि अकाउंट्स कैसे होगा। मुश्किल नहीं है, आप लोग वैसे भी तो अपने खर्चे वगैरह संभालते हो, थोड़ा बहुत ये भी देख लो। अकाउंट्स मुश्किल नहीं होती है, ठीक है? और आप EPFO में जा रहे हैं तो थोड़ा सा अकाउंट्स वहाँ पे भी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कर लेंगे मैनेज, इतना मुश्किल होता नहीं है। इसके बाद आते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर विल हार्डली टेक 2 to 3 days। कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है, बीटेक वगैरह किया है, कंप्यूटर पढ़ा है, तो 1 दिन में भी कर देगा आराम से। किसने नहीं भी किया है तो 2 दिन, फिर भी कोई एक्सट्रीम केस है तो 3 दिन, ठीक है? मैं एक्सट्रीम केसेस जैसे कि यहाँ पे 2, 5, 7, 7 और 5 12 एंड 12, 2, 14, 14 डेज होते हैं। एक्सट्रीम केसेस के साथ भी लें तो आपके कितने बन रहे हैं? 3 and 6 9, 6 is 12, 15, 15 I think 18, 14 to जस्ट अ सेकेंड, 14 to 18 डेज में आपके सेक्शन A कवर हो जाएगा। आपके पास है 25 डेज, तो मैनेजेबल है, हो जाएगा, ठीक है? फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लो, PYQs भी देख लो, थोड़े बहुत देख लो, कोई बात नहीं, सारे नहीं हुए बट कोशिश करो हो जाए। वैसे हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहुत सारी स्ट्रैटेजी बना चुकी हूँ, तो इतने में हो जाता है, तो आप लोगों से भी हो जाएगा। सब्जेक्ट ज़्यादा हैं बट डेप्थ इतनी नहीं है हर सब्जेक्ट में। इसमें अगेन मैथ्स वीक लगती है तो यार 10-12 दिन प्रैक्टिस कर लो लगातार। मैथ्स ठीक ठाक लगती है तो 5-6 दिन में कर लो, सबकी अपनी अपनी वो है। इंग्लिश में भी अगेन खराब है तो लग जाएंगे 6-7 दिन, ठीक ठाक इंग्लिश है तो 4-5 दिन लग जाएंगे, 6 दिन मान लो, और बिल्कुल सही है इंग्लिश 5 दिन में, 5 दिन तो खैर मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 3 दिन में आराम से हो जाएगी, ठीक है? देन रीजनिंग में दे दो 3 दिन, साइंस में दे दो, मान लेते साइंस बैकग्राउंड के नहीं है 7 दिन मान लो, साइंस बैकग्राउंड के हो 2 से 3 दिन मान लो, तो 7, 3, 10, 10, 15 और 25, यानी कि सेक्शन भी आपको पूरे के पूरे 25 डेज करना है, ठीक है? पॉलिटी, अब पॉलिटी डिपेंड करता है आपने कैसे पढ़ा है, पहले पढ़ा है नहीं पढ़ा, ठीक है? पॉलिटी में हो सकता है आपको 6 दिन लग जाए, किसी किसी को हो सकता है 2 दिन में हो जाए, क्योंकि UPSC वाले बच्चे स्टेट पीसीएस वाले कर लेते हैं 2 से 3 दिन में रिवाइज। मैं फिर भी मान के चलती हूँ कि आप बिगिनर ही हैं तो 5 से 7 दिन भी ले सकते हैं। हिस्ट्री में आप मान के चल सकते हैं 4 दिन ले लेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप मान के चले 2 दिन, 2 दिन में बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, वैसे 1 दिन में हो जाएगा, बट स्टिल मान लेते हैं 7, 4, 11, 12, 13 डेज हो गए, ठीक है? फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, समझ रहे हैं आप? स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम 2 दिन, ऑडिटिंग 1 दिन, इंश्योरेंस 1 दिन, अगेन 4 डेज, 13 + 4 17 डेज यहाँ, इसका अलग है, और 17 डेज ये, दोनों 17 डेज में हो जाएगा। और उसके बाद भी आपके पास बचते हैं 10 से 12 दिन, जिसमें आप टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस बैंक कर सकते हैं। डरना नहीं है, मोटिवेट रहिएगा, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा अगर आप कोई मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं तो इस दौरान ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो आई एम नॉट अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर, बट आई वुड से स्टिल अगर आपको लगे कि डर लग रहा है मैम हो नहीं पा रहा, तो फील फ्री टू कॉल मी, ठीक है? डरिए मत। स्टेट पीसीएस वालों के लिए भी बता रही हूँ, आई नो दे मस्ट बी स्केयरिंग कि मैम वीडियो क्यों एंड करिए, बट नो, स्टेट पीसीएस वालों को मैं बता देती हूँ। स्टेट पीसीएस वालों, यू हैव अ गुड HNGS पोर्शन प्लस क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, मोर और लेस ठीक ठाक होगा। किसी का एक साइंस खराब होगा तो मैथ्स ठीक होगा, ये खराब होगा तो वो ठीक होगा, बट मोर और लेस सेम ही होगा, राइट? चाहे आपने CDS दिया हो, चाहे स्टेट PCS दिया हो, या कोई बैंकिंग का भी एग्जाम आप दे रहे होंगे, तो आपका GS पोर्शन वगैरह सब ठीक ठाक होगा। तो यानी कि आपको किस पे फोकस करना है? सेक्शन A पे और सेक्शन D पे। सेम मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप 5 से 6 घंटे तो प्लीज़ दे दीजिए। अगर आप सिर्फ EPFO को टारगेट कर रहे हो, कोई भी बच्चा, तो यार 10 घंटे तो दे देना अभी के लिए, क्योंकि अगर आप ऑफिसर बन गए तो फिर पूरी शान है, ठीक है? तो इस महीने के लिए कोशिश करो 10 घंटे भी पढ़ लो, पढ़ के दिखा दो, घर वालों को करके दिखा दो। बट अगर आपको लगता है कि आप किसी और एग्जाम में बिजी हैं तो कोई बात नहीं, बट 4 से 5 घंटे
सेक्शन ए और डी को दे देना, बी और सी तो आप उसमें भी कर ही रहे होंगे जिस भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा मैं मान के चल रही हूँ। ठीक है, तो अगेन सेम स्ट्रैटेजी, IR, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, कंप्यूटर, इधर आपका स्टैटिस्टिक्स, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस। 5 घंटे दे रहे हैं तो प्लीज़ 5 घंटे दे रहे हो तो 5-5 घंटे के हिसाब से दीजिएगा, ये करने के बाद ही वहाँ जाइएगा, 5-5 घंटे के हिसाब से कर लो। और आप बाकी का पोर्शन अगर आप किसी भी एग्जाम में लग रहे हो तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि GS वाला है तो वो आपका वहीं से होता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप करिए। और लास्ट के पेपर के एक दिन पहले कुछ मत करो, रिलैक्स करो, माइंड को रिलीफ दो, लोगों से बात मत करना, दोस्तों से बात मत करना, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मत देखना कि ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, स्ट्रेस आता है। एग्जाम हॉल में भी किसी से बात मत करना, अपना पेपर दे के आना। बट लास्ट के, ये तो हुआ एक दिन की बात, लास्ट के 7 दिन 10 दिन में क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जितना सिलेबस हुए उतने करके छोड़ दो। ठीक है, 20 से 22 तारीख तक, 20 तारीख तक टारगेट रखो, 20 तारीख तक करना है सिलेबस जितना मैक्सिमम हो पा रहा है। बट बाकी के 7 डेज या 8 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है। और जो बच्चे बिगनर हैं, ज़्यादा जल्दी सिलेबस नहीं हो पाया, तो वो लास्ट के 2 दिन टेस्ट सीरीज लगा लेना, OMR वगैरह प्रैक्टिस करके, या फिर 7 दिन लगा लेना, जैसा आपको ठीक लगे। बट एक बार OMR की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस मत करिएगा, वरना इट वुड बी लाइक अ डिजास्टर फॉर यू। ठीक है, तो ये चीज़ थी। आई होप बहुत सारे बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कि कैसे कैसे किस सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करना है, कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्शन मिसलिनियस है बट अगेन इंपॉर्टेंट है। सो इसी तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है। सो दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, दिस वॉज फ्रॉम व्यास IAS। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपको कोई भी दिक्कत आए, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। हमारा ऑफलाइन सेंटर करोल बाग में है। एंड ऑफ कोर्स वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड द क्रैश कोर्स, जो कि हमारा 26 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बोलना पड़ता है कि ठीक है क्रैश कोर्स भी है, जस्ट इन केस किसी की हेल्प हो जाए। तो ऑफ कोर्स अगर आपको क्रैश कोर्स लेना है तो यू कैन गो फॉर दैट टू, राइट। इट इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें सारे स्पेशल सब्जेक्ट्स यानी कि सेक्शन A, आपका सेक्शन B और सेक्शन D इसमें कराया जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। So this was it. Thank you so much. For more details, you can contact us anytime. This is it. All the best.